नमस्कार, मेरा नाम अमित है और ये किताब पर आधारित मेरा वीडियो ब्लॉग है जिसमें संदर्भ तो आज का है लेकिन कहानी इतिहास की है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार वर्तमान की समस्याएं हमें बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती हैं, तो ऐसे में हमें इतिहास का आईना देख लेना चाहिए। क्या पता इतिहास से हमें कुछ सीख मिल जाए और हम वर्तमान में जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। 3 नए कृषि कानून इस समय देश में चर्चा के प्रमुख केंद्र में हैं। किसानों का एक बड़ा वर्ग इन बदलावों का विरोध कर रहा है और इन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहा है, जबकि कानून के समर्थक इन्हें सुधारवादी कदम बता रहे हैं जिनसे किसानों की आय बढ़ेगी, उनकी स्थिति सुधरेगी और इस तरह अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन करते करते इन किसानों को 2.5 से पौने 3 महीने बीत चुके हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन गतिरोध अभी भी कायम है, कोई हल नहीं निकल सका है। ऐसे में हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से 1991 में किए गए उन आर्थिक बदलावों या सुधारों की ओर चला जाता है जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिए थे। तो आगे की यह कहानी उसी इतिहास की है, यह कहानी उन्हीं बदलावों की है और इस कहानी में बेहद संक्षिप्त तरीके से हम ये भी जानेंगे कि आखिर किन कारणों से ये बदलाव लाए गए थे, यानी उससे पहले देश की स्थिति कैसी थी। इस पूरी कहानी को मोंटेक सिंह अहलूवालिया की नई किताब बैक स्टेज द स्टोरी ऑफ इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर से लिया गया है। आप लोगों को मोंटेक सिंह अहलूवालिया का एक परिचय बता दें तो मोंटेक सिंह जी उस समय कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्रीज में अलग अलग समय पर सेक्रेटरी रहे थे, जो बाद में UPA 1 और UPA 2 के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी बने। तो ये कहानी सरकार नियंत्रित बंद अर्थव्यवस्था से बाजार नियंत्रित खुली अर्थव्यवस्था की है, जो कुछ यूं शुरू होती है। 60 के दशक के अंत से लेकर पूरे 70 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन लगातार बिगड़ा था, जबकि इसी दौरान अगर हम देखें तो एशिया के जो दूसरे देश थे उनका प्रदर्शन भारत के मुकाबले अच्छा था। 80 के दशक में बदलावों की बहुत हल्की शुरुआत हो गई थी, इसे हम महज प्रतीकात्मक मान सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ज़्यादा थी। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी ने बदलावों की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा न कर सके। शायद वे राजनीति में नए थे, उन्हें पहले का कोई अनुभव नहीं था और सिर्फ एक कार्यकाल मिला था। अगले प्रधानमंत्री BP सिंह के लिए मोंटेक सिंह लिखते हैं कि ऐसे समय में जब आर्थिक फ्रंट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, उस समय आर्थिक समस्याओं को लगभग पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। वे आगे लिखते हैं कि BP सिंह ने छोटे छोटे पॉलिटिकल बेनिफिट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया और आर्थिक समस्याओं को अनदेखा कर दिया। इसी 80 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी रहीं। फिर रही सही कसर अगस्त 1990 में छिड़े खाड़ी युद्ध ने पूरी कर दी और इस तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेक्स रिजर्व की स्थिति बुरी हो गई। BP सिंह के बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने बहुत छोटे समय के लिए। चंद्रशेखर के समय फॉरेक्स रिजर्व और बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या इतनी ज़्यादा विकराल हो गई थी कि देश के पास आयात के लिए महज 2-3 हफ्तों का रिजर्व बचा था और इससे निपटने के लिए गुपचुप तरीके से भारत को 20 टन सोना बेचना पड़ा। ये सोना स्विट्जरलैंड बेचा गया था। एक स्वाभिमानी देश के लिए इस तरह सोना बेचना बहुत अपमानजनक बात थी। चुनावी अभियान के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। बिना गांधी परिवार के कांग्रेस की नई सरकार बनी। PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक नौकरशाह डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया और उनसे साफ कह दिया कि अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर जो करना है वो करें, राजनीतिक फ्रंट पर वे चीज़ों को संभाल लेंगे। विश्व बैंक की वेबसाइट से पता लगता है कि 70 और 80 के दशक में भारत की औसतन सालाना विकास दर 4.4% के आसपास रही थी, जो कई सालों में अलग अलग कारणों से निगेटिव भी जा चुकी थी। एक से ज़्यादा साल में निगेटिव गई थी। जैसा मैंने पहले बताया कि एशिया, खासकर इस इलाके में दूसरे देशों का प्रदर्शन भारत के मुकाबले अच्छा था और भारत पर वैश्विक संस्थाओं का कर्ज जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा था। अब आप ये देखें कि 1990-91 के समय भारत पर $72 बिलियन का कर्ज हो चुका था, जो उस समय जो भारत की GDP थी उसका 1/3 से थोड़ा सा कम था। भुगतान संतुलन की समस्या के कारण करंट अकाउंट डेफिसिट 1989-90 में GDP का 2% तक पहुंच गया था। NDTV में प्रियदर्शन सर हैं, उनके अनुसार
इस तरह एक खांटी नौकरशाह को अचानक इस तरह वित्त मंत्री बनाना अंतर्राष्ट्रीय दबाव का परिणाम था, यानी इंटरनेशनल प्रेशर के कारण भारत में मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। उनके अनुसार नए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह से एक ड्राफ्ट तैयार करने को कहा, जिससे वे राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में बदलाव का जो रोड मैप है उसके कुछ पॉइंट्स बोल सकें और एक माहौल बना सकें। लेकिन मोंटेक सिंह जैसा लिखते हैं कि जैसी उम्मीद थी वैसा संबोधन में कुछ नहीं बोला गया। शायद बोलने से ज़्यादा अब करने की बारी थी, क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में ही रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया, बैक टू बैक। व्यापार नीति को बहुत उदार किया गया और यह उदारता महज 8 घंटे में आई थी। इसकी अलग एक रोचक कहानी है। इस कहानी में दरअसल प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और उस समय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स पी चिदम्बरम, जो बहुत यंग थे, ने मिलकर पूरी नौकरशाही को बाईपास कर दिया डिसीजन मेकिंग में। घरेलू स्तर पर निवेश में जो बाधाएं थीं उन्हें हटाने की शुरुआत हो गई। पी चिदम्बरम ने इन सुधारों पर उसी समय एक समाचार पत्र से कहा था कि हमारे पास उड़ने के लिए पंख हमेशा से थे, लेकिन उड़ने और ऊंचाई से डर लगता था, यानी हिम्मत की कमी थी। मोंटेक सिंह लिखते हैं कि इन बदलावों से 2 चीज़ साफ हो गई कि एक तो कि संकट काल में जो भी कदम उठाए जाएं वे बहुत सोच समझकर और बहुत ठोस होने चाहिए, और दूसरा कि यह जरूरी नहीं कि इन बड़े बड़े बदलावों पर आप सबको राजी कर पाएं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मतलब सत्ता पक्ष में भी असहमति होती है। खैर, घरेलू ट्रेड पॉलिसी के साथ आयात निर्यात की नीति में भी बदलावों की शुरुआत हो गई। वामपंथी पार्टियों ने प्रधानमंत्री और पूरी सरकार पर देश को बेचने का आरोप लगा दिया। मनमोहन सिंह के लिए पहली स्थिति थी, चूंकि वो नौकरशाह थे, कि राजनीति में आलोचना का सामना करते हुए उन्हें बदलावों के पक्ष में माहौल बनाना है। चूंकि वे एक जन नेता नहीं थे तो वे आम जनता को सीधे सीधे नहीं समझा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अपने अधीन जो नौकरशाह आते थे उनको विश्वास में लेना शुरू किया। चूंकि सरकार के मंत्री भी सब सहमत नहीं थे, तो ऐसे में अगर नौकरशाह भी सहमत ना होते तो फिर इन बदलावों को लागू कौन करता और कैसे करता, बहुत मुश्किल हो जाता। तो डॉक्टर सिंह ने उन नौकरशाहों से बड़ी आसान भाषा में कहा कि देखिए, आप में से जो भी इन चेंजेस से सहमत नहीं है, इन बदलावों से सहमत नहीं है, वो उन्हें खुलकर बताए। वो किसी दूसरे विभाग में उन लोगों का सम्मानजनक तरीके से ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह ईंट दर ईंट जोड़कर मनमोहन सिंह ने बदलावों की नींव डाली। 1991 में नई औद्योगिक नीति बनाई गई, जिसमें कुछ एक क्षेत्रों को छोड़कर उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। जैसा पहले बताया गया है कि मंत्रिमंडल के सभी मंत्री इन बदलावों से सहमति नहीं रखते थे। कांग्रेस पार्टी में भी असहमति के सुर उठ रहे थे, जो नॉर्मल सांसद थे। तो कुछ लोगों को लग रहा था कि इन बदलावों से तो कांग्रेस पूरी तरह अपनी विचारधारा, चाहे वो उस समय लेफ्ट हो या समाजवादी हो, उससे किनारा कर रही है। डॉक्टर सिंह ने इस समस्या के समाधान के लिए जयराम रमेश को आगे किया। जयराम रमेश ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में एक पीएमओ के एक अधिकारी के रूप में हिस्सा लिया। तो उस बैठक में तय किया गया कि नीतियों को फिर से देखा जाएगा, यानी पॉलिसी शुड बी रिवाइज्ड। लेकिन जयराम रमेश ने क्या किया कि जब उनको बदलावों का दूसरा ड्राफ्ट बनाने को बारी आई तो उन्होंने क्या किया, इसमें एक लंबी चौड़ी उद्देशिका यानी प्रीएम्बल जोड़ दी, जिसमें बड़े इमोशनल तरीके से और आराम से ये बताया गया था विस्तार से कि पंडित नेहरू के जमाने से नीतियों में लगातार बदलाव होता आया है और अभी जो नीतियां बनी हैं वे ठीक वैसी नहीं है जैसी 3-4 दशक पहले हुआ करती थी, बल्कि उनमें लगातार बदलाव हुआ है। यानी एक तरह से निरंतरता के साथ बदलाव की प्रोसेस बहुत लंबे समय से चली आई है। तो इस तरह कांग्रेस के अंदर जो असहमतियों की आवाज उठ रही थी उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया गया, विश्वास में लेकर उन्हें संतुष्ट कर दिया गया। अब देखिए, जब हम उन बदलावों को याद करते हैं तो 1991-92 के बजट को मील के पत्थर के रूप में देखते हैं। लेकिन सही बात तो यह है कि इस बजट से पहले बहुत कुछ किया जा चुका था। इस दौरान जहां भी विरोध हुआ, डॉक्टर सिंह ने बातचीत से मसले को सुलझाया और जहां थोड़े बहुत कदम पीछे खींचने की भी बारी आई तो वो खींचे गए। जैसे उस बजट में फर्टिलाइजर यानी खाद के दाम में एकाएक 40% की बढ़ोतरी कर दी गई। यह सब राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए किया गया था। लेकिन जब इस घोषणा का सांसदों ने, जिसमें कांग्रेसी सांसद भी बड़ी संख्या में थे, घनघोर विरोध किया तो डॉक्टर सिंह ने बातचीत की और इस वृद्धि को 40% से घटाकर 30% कर दिया और मामला यहां ऐसे सुलट गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण तो नहीं किया गया क्योंकि ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी, इतना बड़ा कदम उठाने की। निजीकरण शब्द से सबको डर लगता था।
लेकिन कुछ उद्यमों में 20% हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के जरिए बेच दी गई और जो उद्यम एकदम रद्दी हो चुके थे उन्हें एक बोर्ड बनाया गया BIFR और उसकी अनुशंसा पर बाद के समय में बंद कर दिया गया। यहाँ डॉक्टर सिंह और मोंटेक सिंह एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि सार्वजनिक उद्यमों के दम पर आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उद्यम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का पैसा खा पी कर पचाने वाले हैं, जिनका आउटकम कुछ नहीं होता है, ना के बराबर होता है। अगर आप इसे सीधा सीधा नहीं समझते थे तो आप भारत का 45 साल का इतिहास देख सकते हैं। दुनिया के तमाम उदाहरण भी यही बताते हैं कि सार्वजनिक उद्यमों के बल पर कोई भी देश सक्षम या विकसित नहीं होता। आप सोवियत संघ का एग्जाम्पल देख सकते हैं। खैर, आलोचकों को लग रहा था कि देश तो अब पूंजीवाद के रास्ते पर चलेगा और समाजवाद या समानता जैसी बातें बीते दिनों की बातें बनकर रह जाएंगी। इन आशंकाओं पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि आज के समय की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि कैसे पूंजी का निर्माण किया जाए जो समानता, न्याय, समाजवाद या गरीबी हटाओ जैसे कार्यक्रमों से प्रभावित ना होने पाए। मनमोहन सिंह जब विपक्ष की आलोचना से दुखी हुए तो उस समय विपक्षी नेताओं में प्रमुख अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके पास गए। अटल जी ने अपने अंदाज में, जो उनका अंदाज था, कहा, देखिए डॉक्टर साहब, आप अपनी खाल थोड़ी सी मोटी कर लीजिए और ऐसी आलोचनाओं के प्रति बहुत ज़्यादा आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये राजनीति है और राजनीति में इस तरह की आलोचना और अपमान सहने की आदत आपको डालनी होगी। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ये राजनीति है, इसको ऐसे ही चलता है। अब आप कल्पना कीजिए कि महज एक विद्वान जो उससे पहले तक सिर्फ एक नौकरशाह था, उसके लिए ये सब बदलाव करना कितना कठिन रहा होगा इतनी आलोचनाओं सुनते हुए। लेखक मोंटेक सिंह की पत्नी, जिनका अभी कुछ समय पहले देहांत हुआ है, को डॉक्टर सिंह की पत्नी गुरशरण कौर जी ने बताया था कि रोज़ सुबह सुबह डॉक्टर सिंह जब काम के लिए तैयार हो रहे होते थे तो वे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का एक शब्द गुनगुनाते रहते थे। यह शब्द डॉक्टर सिंह को हिम्मत देता था और वह शब्द क्या था, आप देखिए, दे सिवावर मोह ई हैं शुभ कर्मन तय कबहू न टरूं, न डरो अरीसों जब जाए लड़ों, निश्चय कर अपनी जीत करूं। इस शब्द का अर्थ बताने की हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप शायद जानते होंगे। 1991-92 के उस ऐतिहासिक बजट भाषण में डॉक्टर सिंह ने विक्टर ह्यूगो को कोट किया था कि उस विचार को दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। आप अक्सर डॉक्टर सिंह द्वारा विक्टर ह्यूगो के इस कोट के बारे में जानते हैं। इतनी ही बात सुनते समझते हैं और निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि डॉक्टर सिंह जिस विचार की बात कर रहे थे वह बदलाव और निजीकरण से था। लेकिन नहीं, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं ना तो आप भी गलत हैं और आपका ऐसा निष्कर्ष है तो वो गलत है। दरअसल डॉक्टर सिंह ने आगे कहा था कि, और मैं इस सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि वह विचार क्या है। वह विचार है कि भारत का वैश्विक पटल पर एक प्रमुख शक्ति के तौर पर उभरना। पूरी दुनिया ये कान खोलकर अच्छी तरह सुन ले, लाउड एंड क्लियर, कि भारत अब उठ चुका है। हम मजबूत होंगे, हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कुछ किया उसके परिणाम आज हमारे सामने हैं। लेकिन उसी समय इसकी अभिव्यक्ति एक समय उनके साथ काम कर चुके और 1990-91 में अमेरिका में भारत की राजदूत आबिद हुसैन ने दी थी। उन्होंने डॉक्टर सिंह के लिए एक संदेश भिजवाया। यह संदेश डॉक्टर सिंह के काम का एप्रिसिएशन था, उनकी तारीफ थी। उन्होंने लेखक की पत्नी से कहा कि डॉक्टर सिंह को उनकी तरफ से गले लगाते हुए कहिएगा, यहाँ पर फिर एक गीत है, कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जागृति फिल्म का यह गाना एक समय महात्मा गांधी जी के लिए लिखा गया था। आबिद हुसैन ने अभिव्यक्ति दी थी, लेकिन ये भावनाएं उस समय करोड़ों लोगों की देश में रही होंगी डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति। डॉक्टर सिंह ने एक समय बीपी सिंह के बारे में कहा था कि राजनीतिज्ञों को लंबे समय तक सत्ता में रहना चाहिए जिससे वे एक स्टेट्समैन की तरह काम कर सकें या दिख सकें। अगर हम इसी बात को उन पर लागू करके देखें तो डॉक्टर सिंह को न तो राजनीतिक थे, ना ही उस समय तक उन्हें सत्ता में आए बहुत समय बीता था, लेकिन डॉक्टर सिंह ने कम समय में भी स्टेट्समैन वाले काम कर दिखाए थे। जिन बदलावों की शुरुआत नरसिम्हा राव और डॉक्टर सिंह ने की थी, आगे की वाम दलों से सहयोग से जो सरकारें बनी उनमें और अटल जी के नेतृत्व वाली एनडीए भाजपा सरकार में भी वे बदलाव जारी रहे। 1991 में जो सुधार किए गए उन्होंने न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि समाज
और देश की राजनीति में भी आधारभूत परिवर्तन ला दिए। इन बदलावों को लाने वाली राव सरकार के पास साधारण बहुमत तक नहीं था। वह भारत की पहली और एकमात्र सरकार है अब तक जिसने अल्पमत में रहते हुए अपना कार्यकाल पूरा किया था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर आप देखें आज के समय में ये चमत्कार कितना विराट लगता है, लेकिन कौन था इस सब का हीरो, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? दरअसल क्या है कि मनमोहन सिंह ने जो कुछ चाहा, जैसा चाहा वैसा किया। बदलावों की इस पूरी फिल्म में वे ही सबसे आगे दिखते हैं, वे ही हीरो लगते हैं। लेकिन बहुत बाद में नरसिम्हा राव साहब ने कहा है कि पीएम किसी भी सरकार में नंबर 1 होता है और वित्त मंत्री पीएम की बैकिंग के बिना 0 होता है। लेकिन जब पीएम की बैकिंग मिल जाती है वित्त मंत्री को तो वह 0 1 के आगे लगकर 10 बन जाता है और इस तरह जो हम करना चाहें वो हो जाता है। मोंटेक सिंह स्वीकारते हैं इन बदलावों पर कि जो बदलावों की गति थी वो थोड़ी धीमी थी, लेकिन वे आगे कहते हैं कि इन बदलावों की दिशा उसको लेकर कहीं कोई शंका नहीं थी, वो एकदम ठीक थी। वे इसे क्रमिकता का समुच्चय यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेजुअलिज्म कहते हैं। वे इन्हें रिफॉर्म्स बाय स्टील्थ यानी ऐसे बदलावों के रूप में देखते हैं जो दूसरों को सीधे सीधे नजर नहीं आते और अपना काम कर जाते हैं। और आसान भाषा में हम कहा जाए तो बहुत गुपचुप तरीके से सुधार होना, मतलब बहुत आसानी से बहुत बड़े बड़े बदलाव होना। अब हम सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आते हैं जो आज के संदर्भ में प्रासंगिक है। मोंटेक सिंह लिखते हैं कि कई बार मैं सोचता हूं कि हम और ज़्यादा तेज गति से आगे बढ़ सकते थे, लेकिन भारतीय राजनीति की जो प्रकृति है उसे देखकर यही कहूँगा कि सबसे अच्छा काम हम जो कर सकते हैं वो ये है कि छोटे छोटे कदमों पर हम एक आम सहमति बनाते चले जाएं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। फिर इंतजार करें कि जब भी मौका मिलेगा हम बड़े परिवर्तनों को बढ़ा देंगे। फिर कुछ सालों बाद ये छोटे मोटे परिवर्तन और बड़े परिवर्तन मिलकर अर्थव्यवस्था को बदल देंगे और हम वो हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इस तरीके से हम इच्छित परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो महाबदलावों की यह कहानी, इतिहास की यह कहानी आपको क्या सीख देती है, यह आप पर निर्भर है कि आप इससे कैसा निष्कर्ष निकालते हैं। किताब की यह चर्चा आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विदा।